नमस्कार। देश की बात में पहले देश की बेटी मीराबाई चानू की बात। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देशवासियों का सर फख्र से ऊंचा किया है, लेकिन इस जीत के बाद जो आभार और कृतज्ञता दिखाने का जो उनका तरीका है वो सभी का दिल जीत रहा है। ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने आज तकरीबन 150 ट्रक वालों का सम्मान किया है। ये वो ट्रक वाले हैं जो उनको रोज इम्फाल जाने और वहां से आने पर लिफ्ट देते थे। मीराबाई के गांव से जो इम्फाल की स्पोर्ट्स एकेडमी है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की दूर पर पड़ती है और रोज आने जाने के लिए किराया देने की उनकी हैसियत नहीं थी। वो ट्रक वालों से लिफ्ट लेकर आती जाती थी। तो ये वो ट्रक वाले हैं जो नदियों की रेत लेकर आते जाते थे और बरसों से यही सिलसिला भी चल रहा था। तो आज बारी उनके सम्मान की थी। मीराबाई ने सबको लंच पर बुलाया, उनको एक शर्ट, मणिपुरी स्कार्फ देकर सम्मानित भी किया। मीराबाई ने भावुक होकर बताया कि ये ट्रक वाले ना होते तो उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। और यही एक वो लम्हा है कि जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, महिला पुरुष, जब वो खेल जीत कर आते हैं उनका बहुत भव्य स्वागत होता है। लेकिन ये हमारे देश की एक तरह से परंपरा है और कृतज्ञता, आभार व्यक्त करने का जो मीराबाई चानू का तरीका है वो अपने आप में सराहनीय है। हम देख सकते हैं किस तरह से जो ये पूरे ट्रक वाले 150 के करीब लोग हैं, उन्होंने शायद तमाम लोगों को बुला लिया है और इस तरह से वो उनका आभार, धन्यवाद अदा कर रही हैं। ये अपने आप में कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि अमूमन जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो लोग ही उनका स्वागत सत्कार में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन धन्यवाद भी अदा करना ये भी एक तरह से फर्ज है। और जो ये उन्होंने अपना रिश्ता बांधा है वो अपने आप में अनोखा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं मीराबाई चानू से बात करने की। हमारे साथ मीराबाई चानू, मुझे बताया जा रहा है, मिल भी गई हैं। मीराबाई, अगर आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो आपको बधाई दे दूं, आपने मेडल जीता और आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत अच्छा लगा इनको देखकर कि हम जीवन में जब कुछ हासिल करते हैं उसके लिए धन्यवाद भी अदा करते हैं। तो क्या सोचा आपने जो आपने इस तरह से ट्रक ड्राइवर्स का सम्मान किया? मैं पहले से भी सोच के आई थी कि जो मेरे कैरियर बनाने में जब से मेरा गेम शुरू किया है तो उन्होंने इतना बड़ा रोल किया है, बहुत सपोर्ट दिया है। तो मुझे लगा था कि मैं उन सबको मिलके एक थैंक यू बोलूं, तो थैंक यू बोलना चाहती थी। तो इसलिए मैंने ये सब किया था कि मैं पहले से ही मेरा गांव से, मेरा जमीन से मैं जुड़ी हूँ। मेरा फैमिली ने ये सब सिखाया है कि जो भी मेरे लिए हेल्प किया है तो उसी को थैंक यू बोलने का, इसको रिस्पेक्ट करने का। तो इसलिए मैंने ये सोच के मैंने किया था। और भी बहुत ही सपोर्ट रहा उनका। जो मेरा स्पोर्ट्स स्टेडियम थी, मेरा एकेडमी थे, तो बहुत दूर थे, तो उन्होंने पहुंचाया उधर तक। मेरा ट्रेनिंग करने को उन्होंने दिया जल्दी से पहुंचा के। तो वो सब मुझे मतलब बहुत ही कम लोग के पास मिलते हैं कि ट्रेनिंग में वो सब सपोर्ट करना। तो मुझे बहुत ही खुशी भी हुई थी। कल मैंने सबके साथ में बात करने का भी टाइम मिला था और मैं थैंक यू सबको बोलने का मौका भी मिला और मुझे आशीर्वाद भी चाहिए थी उन सब से। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और भी ऐसे भी जो भी उनको कुछ हेल्प चाहिए या कुछ भी मेरी तरफ से कुछ देना हो उनको, कुछ किसी टाइम में भी, तो उस सब को बात करने का भी मौका मिला। तो मैं मेरी तरफ से भी मैं हेल्प करती रहूंगी। और ऐसे ही पता नहीं, बहुत ही खुशी हुई थी उसी दिन भी। तो वही इसी को सोच के मैंने वो सब किया था। जी मीराबाई, आपने इनसे बात भी की होगी, क्या कह रहे थे ये लोग आपसे? क्या कहना था इनका आपसे? वो लोग भी बहुत खुशी हुई थी। ऐसा पता नहीं, वो लोग भी सोचा कि नहीं ऐसा होगी कि नहीं,
तो बहुत ही अच्छी बातें हुई थी, पुरानी जो यादें सब बात कर रही थी हमने, कैसे आपको लिया, कैसे लेके गई थी, रास्ते में इतना दूर थे, और वो सब हम पुरानी बातें का हम याद कर रहे थे, सब साथ में मिलके हम बात किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो वो लोग भी मुझे विश दी थी और भी आगे जाने का, जो भी मेरा कंपटीशन है उसमें अच्छा करते रहे, वो सब ऐसा हम बात की थी। बिल्कुल। अब ये तो थे ही साथी, इन्होंने आपकी मदद की और बहुत लोगों ने आपकी मदद की होगी और आपने इस मदद का धन्यवाद भी दिया है, लेकिन आपके माता पिता, आपके जो परिवार है, भाई बहन, उनसे भी अब मिलकर बात करने का मौका मिला होगा, साथ खाने का मौका मिला होगा। क्या क्या हो रहा है घर में, जरा बताइए। हाँ जी, प्यार तो बहुत सारी मिला है, बहुत सामान दिया है पूरा गांव वालों ने। बहुत अच्छा भी लगा कि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कुछ इंडिया के लिए या मणिपुर के लिए भी कुछ किया है, तो बहुत सपोर्ट भी मिली सबकी और प्यार भी मिला। जी मीरा भाई, आप बचपन से ही आपने बहुत परिश्रम किया है और आपके भाई ने बोला बचपन से आप आर्चरी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर आप ये वेट लिफ्टिंग में आई। बहुत मेहनत के बाद और कठिन परिस्थितियों से आप गुजरी हैं, और जो हमारी तमाम स्पोर्ट्स गर्ल्स और जो हमारे लड़के लड़कियां आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ किस तरह से इतना परिश्रम करके आगे बढ़े हैं। क्या और अब आसान हो जिससे कि आप लोगों को सुविधाएं मिलें? जिस तरह से आपके जरिए सामने आया कि किस तरह से ट्रक वाले आपके मदद करते थे। मैं कल उनको, कृष्णा पुनिया को सुन रही थी, कैसे टायर को काट के वो जूतों में नीचे लगाती थी और फिर वो जूते कई महीनों चलाते थे। तो जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको मदद मिले, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, क्या होना चाहिए? आपने क्या सोचा है? हाँ, ये सब हर प्लेयर के साथ ऐसा होते रहते हैं, मतलब सामना, मतलब कुछ ना कुछ तो होते रहती है। वैसा मेरे साथ में भी ऐसा जाने का और डाइट का भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो वो सब हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम आज के लिए नहीं, हम आगे के लिए हम सोचना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना है, क्या करके दिखा सकते हैं। तो इसमें से सोच के हमको जो सामने आया है उसको सामना फेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या हम करने जा रही है उसी को मिलने के लिए। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि वो सब तो आते रहेगी, उसको फेस करके, फाइट करके आगे को सोचना चाहिए। जी, अंत में जो आज महिला हॉकी टीम बहुत अच्छी, उन्होंने टक्कर दी, जीत नहीं पाई, आपने मैच देखा, क्या आप उनसे कहना चाहेंगी कुछ? हाँ, बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने भी, पर हाँ, मैं भी उनके परफॉर्मेंस को देख के तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो कोई बात नहीं, आगे उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेडल के लिए, तो हाँ, मेडल तो नहीं मिले, फिर भी ऐसा हार नहीं मानना चाहिए। बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अभी और भी हमारी सामने बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी है, तो उसमें करके दिखाना चाहिए कि अभी भी जो उन्होंने दिया है परफॉर्मेंस, ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा क्या है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, बहुत फाइट किया है। जी मेरे भाई, आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आपने जिस तरह से ट्रक वालों किए उनको धन्यवाद अदा किया, आगे भी आप इसी तरह बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। उधर कुश्ती के सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया ने अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दी, कांस्य नहीं मिला, लेकिन मुकाबला अच्छा रहा। ये कुश्ती 65 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में थी। इधर बजरंग के पिता ने कहा है कि ये हार जीत तो चलती रहती है, वो कांस्य कल तो जीत कर आएगा। हम इस वक्त सोनीपत में बजरंग के घर पर मौजूद हैं। सबने प्रार्थना की, पूरे देश ने प्रार्थना की, बजरंग भले ही सेमीफाइनल में हार गए हों, लेकिन कल सबको यही उम्मीद है कि वो ब्रॉन्ज लेकर के आएंगे। हमारे साथ उनके पिता बलवान पुनिया साहब हैं। बलवान साहब ने हमारे साथ में पूरा मैच देखा। सर, आज थोड़ा सा मुश्किल रहा, बजरंग हार गया, शायद चोट। कोई हार तो जीत तो चलती नहीं भैया, हार जीत तो नहीं चलती भाई, को वो आ जा के वो जीत जा के वो जीत जा, लेकिन देश की दुआ थी वो फेल होगी, गोल्ड की थी,
ब्रांच तो लिया होगा भाई, वो मोहल्ले का वो भी ब्रांच का भी कि देखो ब्रॉन्ज लेके आएंगे, आपको पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद आज लग रहा था शायद चोट जो उनको लगी हुई चोट लग रही है, 1 महीना से पहले लगी थी वहाँ पर रशिया में, तो 20-25 दिन तो मैट पे भी नहीं चढ़ हो। हाँ। और ये 1 दिन भी नहीं खाली रहा करे, खड़ भी ना काम था, तो 20-25 दिन पहलवान के लिए बहुत वो हो गया है। 20-25 दिन पूरा मैट पे खेल बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाए चोट की वजह कर से। पाया, तो वही लग रहा है कि आज थोड़ा सा वो इसीलिए बहुत अटैक नहीं कर पाए। वो करेगी इसको, लग रहा था अटैक नहीं कर पा रहे थे। हाँ, और कि कुछ पैर कारण भी लाइक यो कराया नहीं था, मतलब वो पहले चल रहा था उतना चल नहीं, आज तीनों कुश्तियां में पैर नहीं चल रहे थे आप कह रहे हैं। लेकिन कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच है और देश की प्रार्थना सब उतनी ही मजबूती से साथ लगी रहेंगी जितने की। आज शाम को बात करेंगे बजरंग से। शाम को बात करूँगा भाई। वो क्या बोलेंगे उससे आप? मैं नहीं कहूँगा बेटा कोई बात नहीं, हार जीती चलती रहे, मैं कदे नहीं हौसला नहीं छोड़ रहा हूँ बच्चे का। बेटा तेरा चोट लग गई थी, थोड़ी मेहनत और ज्यादा कर बेटा, इतनी खाया मैं फालतू नहीं खाया हूँ। इतना कहेंगे कि कोई और चोट लगी और मेहनत करो, और मेहनत कर बेटा, तेरा पैर ठीक है और अपनी मेहनत कर बेटा, आगे तैयारी करे, आगे की तैयारी करें। जिंदगी बहुत बड़ी है यार, आगे ऐसे और ओलंपिक्स और बड़े और ऐसे टूर्नामेंट। 2024 में एशियाड भी है इनका, एशियाड है 2022 में। ये भी है कि कभी बजरंग खाली हाथ वापस नहीं आया किसी टूर्नामेंट। अब तक बाहर गए खाली हाथ नहीं आया, चाहे ब्रांच मेडल है, अब तक खाली नहीं आया, खाली नहीं आया। तो ये बलवान साहब हैं, उनका कहना है कि बजरंग कभी खाली हाथ देश वापस नहीं लौटे हैं किसी बड़े टूर्नामेंट से। उम्मीद सबकी कल कांस्य पदक के लिए जब मैच होगा बजरंग वापस मैच में होंगे, पूरा परिवार उनके साथ होगा, पूरा देश उनके साथ होगा और सबको यही उम्मीद है कि बजरंग जब वापस आएंगे तो वो मेडल के साथ वापस आएंगे। सोनीपत में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब खेल की खबरों से आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह जैसी कुरीति हमारे समाज में आज के दौर में भी हकीकत बनी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र में 790 बाल विवाह को रोका गया। अप्रैल 2020 से सोलापुर में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी के 88 मामले रोके गए हैं। 62 मामले औरंगाबाद से थे, 45 मामले उस्मानाबाद में रोके गए, 45 नांदेड़ में रोके गए, 42 यवतमाल में रोके गए और 40 बाल विवाह के मामले बीड़ में रोके गए। तो महाराष्ट्र सरकार ने यूनिसेफ के साथ और NGO अक्षय सेंटर के साथ मिलकर ये मुहिम चलाई है जिसमें बाल विवाह को रोका जा रहा है। और सरकार को लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह के आंकड़े तेजी से बढ़ने की जानकारी मिली थी। महाराष्ट्र, आपको बता दें, बाल विवाह के मामले में देश में 5 टॉप के जो राज्य हैं उसमें है। हमारे साथ बाल और महिला विकास मंत्री यशोमती ठाकुर जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यशोमती जी जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। ये जो मुहिम है अपने आप में बहुत जरूरी है और जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अगर आप लोग आपने पोस्टर्स भी कुछ जारी किए थे, मैं स्क्रीन में दिखाना चाहूंगी वो पोस्टर्स अगर हम दिखा सकें जो बिल्कुल उनके क्लोजअप भी है इन पोस्टर्स का, उसमें हम पढ़ पाएंगे कि किस तरह से जो एक जबरन एक तरह से लड़कियों की शादी कराई जाती है। और अगर महाराष्ट्र में ही इतने मामले सामने आते हैं, वो बहुत जरूरी है इस तरह की मुहिम चलाना, कानून के बावजूद भी चल रही है। यशोमती जी, आप मुझे सुन सकती हैं? क्या आंकड़े आपको मिले, क्या सोच थी आपकी जो ये मुहिम शुरू की गई? आप एक बात बहुत जरूरी है समझना कि कोविड के इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट जिसका पड़ा है तो वो है हमारे बच्चे और हमारे महिलाएं। और आपने देखा स्कूल्स बंद थी, इसके कारण बच्चियां घर में थी और बच्चियां घर में थी तो माँ बाप में इनसिक्योरिटी सी कहीं आई हुई हमें दिखी। और बाल विवाह बहुत बड़े पैमाने पे कोविड के कार्यकाल में होते हुए हमें दिखाई दिए और इसलिए हमने एक मुहिम चलाई उनको रोकने की, उनको समझाने की। और ये सिर्फ सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सभी की है, पूरे समाज की है और अकेले सरकार ये रोक भी नहीं सकती है। देखो, हमने 790 बाल विवाह, करीबन 790 रोके हैं, लेकिन कितने तो ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे पास पहुंचे ही नहीं। तो इनको रोकना ये जरूरी है और इसलिए हमने इस मुहिम शुरू की और जस्ट चाइल्ड हैशटैग भी शुरू किया। मेरा NDTV से भी मेरी दरखास्त है कि आप लोग भी इस हैशटैग को चलाइए और इस मुहिम को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सभी ने इस जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। 790 रोक सके, लेकिन जो नहीं रोक सके,
जो हमें अवगत नहीं हुए, जो मालूम नहीं हुए, वो तो हो चुके होंगे ना। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय के पीछे आप देखेंगे तो कुछ बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर मंगलसूत्र पहनते हुए हमें नजर आई। तो ये तो बहुत धक्कादायक है और इन सारी चीजों को रोकने के लिए हर एक इंसान का, हर एक हिंदुस्तानी का, भारत के हर एक नागरिक का इसमें सहभाग लगेगा। इसलिए हमने अक्षरा सेंटर के साथ में, यूनिसेफ हमारे साथ में है, हमने बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है और इस मुहिम को हम चलाएंगे। और ये रोज चलाने वाली मुहिम है कि हमारे बच्चे सीखे, हमारी बच्चियां सीखे, बड़े पढ़े और बड़े बने, स्वावलंबी रहे और अच्छे नागरिक बने। तो इसके लिए ये मुहिम है। यशोमती जी, आपने क्या पाया, कारण क्या है कि ये बाल विवाह के आंकड़े बढ़े हैं? क्या आपके ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लोगों को मिली? नहीं, मैंने जैसे आपको कहा कि बच्चियां घर पे रही, स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने का एक ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हम लोगों को दिखा है और इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल, जो आर्थिक परिस्थितियां हो जाती हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो लड़कियां हैं और महिलाएं, उन पे सबसे ज्यादा कोविड के लॉकडाउन का असर पड़ा है। आप जुड़िए हमारे साथ और ये मुहिम और सशक्त हो और हमारे तमाम जो राज्य हैं इस तरह की मुहिम चलाएं, क्योंकि कानून के बावजूद इस तरह के बाल विवाह हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का और बात ऑक्सीजन से कमी पर हुई मौतों पर आई एक रिपोर्ट की, जिसमें 13 में से 12 राज्यों ने साफ इनकार किया। रिपोर्ट आपको एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे। क्या कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत भी हुई? अब तक 13 राज्यों का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है और 12 राज्यों का इससे साफ इनकार है। दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन के लिए कतार में खड़े लोग, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ने की खबरें। मेरठ आगरा तक से ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर आती रही। इसलिए जब केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को संसद में बयान दिया कि उनकी जानकारी में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, तब हंगामा हो गया। केंद्र का कहना था कि राज्यों ने जानकारी नहीं दी है। 27 जुलाई को केंद्र ने राज्यों से जानकारी मांगी, लेकिन एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार जैसे बड़े राज्यों ने अपने यहां से कोई जानकारी ही नहीं भेजी है। जबकि अब तक पंजाब ने 4 मौत को संदिग्ध माना है, जबकि 12 राज्य ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश कह रहे हैं कि उनके यहां ऑक्सीजन की किल्लत से किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की कोशिश है कि मानसून सत्र के दौरान ही पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा संसद में रख दिया जाए। उस दौर का सच देश के सामने है। ऑक्सीजन की कमी से सिसकती और दम तोड़ती जिंदगियां, पर ठोस आंकड़े नहीं। सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय पर तो उठा, पर राज्यों की तरफ से जवाब में देरी, कहीं अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश तो नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, किसान संसद में पहुंचे विपक्ष के नेता। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, किसानों की नहीं कॉर्पोरेट की सरकार है। गांव तक सड़क, बिजली और शौचालय पहुंचाने का दावा करने वाली शिवराज सरकार में कई जिलों से प्रसूताओं को खाट में ले जाने की तस्वीरें आम हैं। कहीं सड़क की वजह से जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाती, तो कहीं जननी एक्सप्रेस है ही नहीं। महामारी के दौर में भी एम्बुलेंस को लेकर ये तस्वीरें बदली नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य विभाग पर ही खर्च हो रहा है।
कुछ दिनों पहले बालाघाट के नकटा टोला गांव में एक आदिवासी प्रसूता महिला को खाट पर लेटाकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन हुड्डी टोला से नकटा टोला के बीच 3 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं थी। परिजन खाट में लिटाकर रजनी मरकाम को मुख्य मार्ग तक ले गए और वो फिर अस्पताल पहुंची। एम्बुलेंस को फोन लगाए तो एम्बुलेंस भी आ नहीं पाया, वहाँ पर बहुत कीचड़ हो गया था तो कोई साधन नहीं था ले जाने के लिए, तो खटिया में ले जाए थे हुड्डी टोला तक के। फिर वहाँ से गाड़ी आया, जब ले जाए वहाँ कुआं में हुआ डिलीवरी हो गई। अच्छा, कितने साल से रोड नहीं है आपके गांव में? बहुत साल हो गए, 10-15 साल। नकटा टोला गांव में बैगा आदिवासी रहते हैं। यहाँ सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन, आवास योजना, उज्ज्वला टाइप सारी चमचमाती सरकारी स्कीम मिट्टी में सनी नजर आती है। कीचड़ पानी से जाते हैं। और कोई बीमार हो गया तो? बीमार हो गया तो कहाँ से जाएंगे? कहाँ से ले जाते हो? कब धीरे धीरे पैदल जाते हैं कीचड़ पानी में, कैसे करेंगे? ज़्यादातर गांव जो है ग्राम पंचायत है, गांव जोड़े जा चुके हैं और यदि कुछ ग्राम ऐसे बचे हुए हैं जिनमें कोई समस्या है या सड़क का निर्माण किसी कारण से नहीं हो पाया, जैसे ये गांव, आज मैंने भी पेपर में देखा कि ये इस गांव में ऐसी स्थिति है, तो यथाशीघ्र उसका कारण पता करके कि आज अभी तक रोड क्यों नहीं बन पाया है, क्या वन विभाग की समस्या है या अन्य कोई समस्या यदि नहीं है तो तत्काल रोड वहाँ बनाया जाए। पिछले साल ही हमने दिखाया था कि बालाघाट के ही गनखेड़ा में एक आदिवासी बैगा तक जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाई और प्रसूता की डिलीवरी बैलगाड़ी में हुई। ये तस्वीरें आदिवासी बहुल बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर अजराड़ा से आई। यहाँ भी लोग मरीजों को कपड़े की झोली में डालकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जिला के पास होने के बावजूद भी मतलब रोड नहीं बनी पाई रहो और इनको बहुत परेशानी थी। हमारे वैद्य इसको बड़वानी ले गए थे, पेंडल उठा के लाए भी थे और इलाज करवा के वापस ले जा रहे हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में बड़वानी जिले के खामघाट गांव में 20 साल की गर्भवती महिला को कपड़े में लेकर 8 किलोमीटर तक परिजनों को पैदल चलना पड़ा था, तब जाकर एम्बुलेंस मिली थी। दरअसल मध्य प्रदेश में संजीवनी 108 एम्बुलेंस में 555 BLS और 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी ALS एम्बुलेंस है। सितंबर से 1002 एम्बुलेंस चलाने की योजना है, जिससे शहरी क्षेत्र में अधिकतम 17 मिनट में और ग्रामीण इलाकों में 27 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। फिलहाल शहरी इलाके में 20 मिनट में और ग्रामीण इलाकों में ये सीमा 30 मिनट तय है। प्रसूताओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए भी अभी 820 एम्बुलेंस चल रही हैं। योजना सितंबर तक 1050 एम्बुलेंस चलाने की है। WHO के मानकों के मुताबिक शहरी आबादी पर 1 लाख लोगों पर 1 एम्बुलेंस, पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में 70,000 की आबादी पर 1 एम्बुलेंस होना चाहिए। मौजूदा उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश में लगभग 6 लाख लोगों पर 1 एम्बुलेंस है। हालांकि इन सुविधाओं के बावजूद हालात क्या हैं, ये इन तस्वीरों से साफ दिखता है। WHO के मानकों के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर 1 एम्बुलेंस होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 6 लाख की आबादी पर 1 एम्बुलेंस है, यानी एम्बुलेंस कम है। जहां है वहां सड़कें नहीं हैं। सड़कों से याद आया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बता चुके हैं। दूर दराज की सड़कों की हालत आपने देख ही ली। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें हैं। आप तय कर लीजिए ये अमेरिका से बेहतर है या नहीं। वैसे एक बात और याद दिला दूं कि 1.5 दशकों से लगभग मध्य प्रदेश की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान ही काबिज हैं। अब 1.5 सालों में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वास्थ्य सुविधाओं या सड़कों को बेहाल न किया हो तो कम से कम इसका जिम्मा तो सरकार को लेना ही चाहिए। बड़वानी से मुनाफ, बालाघाट से रुपेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। किसान आंदोलन जारी है और अब विपक्ष उनके साथ खड़ा होना चाहता है। किसानों के संसद में आज 14 विपक्षी दलों के नेता संसद से जंतर मंतर तक गए और वहां चल रही कार्रवाई को देखा। किसानों ने संसद लगा रखी थी और असली सांसद नीचे बैठे हुए थे।
तो कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में कई जटिल ऑपरेशन की सर्जरीज अब फिर से शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में 4 महीने के नन्हे कार्तिक को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हुई थी जिससे उसके ब्रेन का एक हिस्सा नाक के जरिए निकलकर बाहर चेहरे पर आ चुका था और आंखों और नाक को ढक चुका था। मुंबई में 8 घंटे के जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी के बाद इस बच्चे को नया जीवन दान मिला। 4 महीने का ये मासूम बेहद जटिल प्रक्रिया और 8 घंटे के पेचीदा ऑपरेशन से गुजरा है। दरअसल नन्हा कार्तिक कंजेनिटल एंसेफेलोसिल डिसऑर्डर नाम की दुर्लभ बीमारी के साथ ही पैदा हुआ है। बच्चे की आंख और नाक को ढक चुका ये सूजन जैसा हिस्सा ब्रेन का ही एक छोटा सा भाग है जो हड्डी से निकल नाक से बाहर आया है। बच्चा देख नहीं पा रहा था, खाने पीने और नाक से सांस लेने में तकलीफ थी। मेडिकल भाषा में इस बीमारी को एंसेफेलोसिल डिसऑर्डर कहा जाता है। जब ब्रेन का हिस्सा बाहर निकल जाए तो बच्चा इस प्रकार की बीमारी का शिकार होता है। ये जन्मजात और दुर्लभ बीमारी है। ये बीमारी लगभग 10 से 11 हजार नवजात बच्चों में से किसी एक को होती है, जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। बच्चे की सर्जरी के लिए महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का ये किसान परिवार 450 किलोमीटर दूर मुंबई के वाडिया अस्पताल पहुंचा और फिर यहीं 8 घंटे की सर्जरी और करीब 15 दिनों के इलाज में कार्तिक को नया जीवन दान मिला। सर्जरी समय पर न होती तो सूजन वाले हिस्से का फटने का खतरा था, जिससे बच्चे को संक्रमण हो सकता था। छान वाटते सर आम्हाला, कसं आम्हाला पहिले वाटत होते की आमचा हे बाळाचं ऑपरेशन होते होणार नाही। बच्चे का दर्द देखकर हम बहुत डर गए थे, बहुत इधर उधर भटके, लग ही नहीं रहा था कि बच्चे का ऑपरेशन हो पाएगा, लेकिन ये जरूर पता था कि इसे बचाने के लिए ऑपरेशन ही करवाना होगा। हम बेहद उम्मीद के साथ मुंबई आए और वाडिया अस्पताल के डॉक्टरों ने हमें आश्वस्त किया। मेरे बेटे को नया जन्म दिया, इसके लिए मैं डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की बीमारियां प्रिवेंट की जा सकती है और प्रिवेंशन के 2 हिस्से हैं। एक तो मदर के लिए कि मदर का न्यूट्रिशन अगर ठीक रहे, उनको अगर फोलिक एसिड अगर सही समय पे दिया जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना चाहिए, तो सभी चाइल्ड बेयरिंग एज की जो लेडीज़ हैं उनके लिए मुझे लगता है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट ये बहुत ज़रूरी है और गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह इस बारे में ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरा जो हिस्सा है वो ये बीमारी है या नहीं है, ये आजकल सोनोग्राफी से जाना जाता है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान शरीर में संतुलित मात्रा में पौष्टिक तत्व हो और समय पर कुछ जांच की जाए तो इस बीमारी को रोका और समय से पहले समझा जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और कार्तिक पर इस रिपोर्ट के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।